हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के बारे में तथा साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। देखो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको ब्रह्मांड से की अवधारणाओं के बारे में बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख प्राचीन अवधारणाएं क्या थी। उन प्राचीन अवधारणाओं को हम प्राचीन सिद्धांत भी कह सकते हैं, जैसे भूकेंद्रीय अवधारणा थी, सूर्य केंद्रित अवधारणा थी, हब्बल की अवधारणा थी, हर्शेल की अवधारणा थी, कोपरनिकस की थी, केपलर की थी, ब्राह्मीर की थी, टॉलमी की थी। उन सभी अवधारणाओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आधुनिक सिद्धांत हैं उनमें से 3 सिद्धांत मुख्य रूप से हैं फ्रेंड्स। उनमें सबसे जो पहला सिद्धांत है फ्रेंड्स वो है महाविस्फोट का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको इंग्लिश में हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे फ्रेंड्स? जॉर्ज लेमेतरे। यानी जो महाविस्फोट का सिद्धांत है जॉर्ज लेमेतरे ने दिया था फ्रेंड्स। उसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत है फ्रेंड्स वो है साम्यावस्था का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम स्टडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। और ये सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स थॉमस गोल्डवा एवं हरमन वान डी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जो तीसरा सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित वो है दोलन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। और यह सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स डॉक्टर एलन संडेज ने। यानी हम ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो आधुनिक प्रमुख सिद्धांत हैं, यानी जो प्रमुख सिद्धांत हैं फ्रेंड्स, अवधारणाओं के बाद सिद्धांत आए, तो उन सिद्धांतों में 3 सिद्धांत प्रमुख रूप से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं आपको। और उन सभी तीनों सिद्धांतों में से भी सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछा गया है वो सिद्धांत वो है फ्रेंड्स महाविस्फोट का सिद्धांत फ्रेंड्स, यानी बिग बैंग थ्योरी। यानी इसी को सर्वाधिक मान्यता दी गई है वर्तमान समय में। इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ज़्यादातर तथ्य प्रमाणित हुए हैं, ज़्यादातर तथ्यों की पुष्टि की गई है। इसी वजह से जो वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है फ्रेंड्स वो महाविस्फोट का सिद्धांत है, जिसको अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और ये दिया था, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड्स? जॉर्ज लेमेतरे ने। कुल मिला के बात है फ्रेंड्स, आपको तीनों सिद्धांतों के बारे में याद रखना है कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेतरे ने। साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस गोल्ड एवं हरमन वान डी ने। और दोलन सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति का? डॉक्टर एलन संडेज ने। इनकी अंग्रेजी भी याद रखनी है फ्रेंड्स। महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में, साम्यावस्था सिद्धांत को स्टडी स्टेट थ्योरी कहते हैं, एंड दोलन सिद्धांत को पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं फ्रेंड्स। तो तीनों के तीनों आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए फ्रेंड्स। उसके बाद में हम चलते हैं अपने सिद्धांतों की तरफ। इन तीनों सिद्धांतों को पढ़ेंगे पहले कि सिद्धांत क्या आते हैं फ्रेंड्स, और इन सिद्धांतों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से तथ्य प्रस्तुत किए गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को आप अंत तक देखना, स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको। और आप यहाँ से अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि हम कंप्लीटली मैटर के साथ में एक तरफ से भूगोल को पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, अपने सिद्धांत की तरफ चलते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत फ्रेंड्स। पहले हम इसको आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, उसके बाद में समझाएंगे भी कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये बहुत मोस्ट है फ्रेंड्स। इसके बारे में सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है इसी सिद्धांत के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नहीं है कि छोटी मोटी एग्जाम्स, बड़ी बड़ी जो एग्जाम होती हैं, यूपीएससी एग्जाम, पीएससी एग्जाम्स, आरएएस की एग्जाम्स, यानी जो बड़ी बड़ी फर्स्ट लेवल की जितनी अधिकारी लेवल्स की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, पृथ्वी परीक्षाएं, उनमें इन सिद्धांतों के बारे में सर्वाधिक पूछा जाता है। और छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे लेखपाल पुलिस, उनकी एग्जाम में भी इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, समझने से पहले बिग बैंग सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पढ़ने से पहले आपको पॉइंट के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो यानी सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि जो बिग बैंग सिद्धांत है यानी महाविस्फोट का सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत आए उन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है फ्रेंड? बिग बैंग सिद्धांत यानी महाविस्फोट का सिद्धांत है फ्रेंड्स। पहला पॉइंट क्लियर होगा। इस सिद्धांत का एक अन्य नाम और भी है फ्रेंड्स। इसको जो अन्य नाम है वो ये है कि इस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसका एक अन्य नाम है, यानी एक तो हो गया महाविस्फोट का सिद्धांत, इंग्लिश में इसका नाम हो गया बिग बैंग सिद्धांत, और एक अन्य नाम और है इस सिद्धांत का विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहते हैं फ्रेंड्स। आगे चल के हम समझाएंगे इसको विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना क्यों कहते हैं, आगे चल के हम आपको ये पॉइंट्स क्लियर भी कराएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कि क्यों कहते हैं। अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, वो थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जो ये सिद्धांत है किसने दिया था, बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेतरे ने 1894 ईस्वी से 96 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉर्ज लेमेतरे ने किया फ्रेंड्स। ठीक है, और कब किया था, 1894 से और 96 के मध्य किया था। और दूसरी बात एक और याद रखनी कि ये जो जॉर्ज लेमेतरे थे कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स, ये बेल्जियम के निवासी थे। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स। अगर आपसे एग्जाम से पूछ ली जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेतरे ने दिया था और ये कहाँ के निवासी थे, तो आपका आंसर होगा बेल्जियम के निवासी थे। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेतरे ने दिया था। कब दिया था, 1894 से 96 ईस्वी के मध्य दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है हमारा फ्रेंड्स कि रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की 1967 ईस्वी में क्या की, विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। यानी इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि 1894 में और 96 में सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। उसके बाद में रॉबर्ट वैगनर नाम के खगोल शास्त्री हुए फ्रेंड, और इन्होंने 1967 ईस्वी में इस सिद्धांत को विस्तृत यानी विस्तार पूर्वक सभी के सामने पेश किया और विस्तृत रूप से इसकी क्या की, व्याख्या प्रस्तुत की फ्रेंड्स। तो याद रखना है आपको दोनों पॉइंट्स। ये भी पूछ सकता है कि किसने, बेल्जियम के खगोल शास्त्री ने किसने विस्फोट के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी, तो रॉबर्ट वैगनर ने की थी। कब की थी, 1967 ईस्वी में की थी। चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर हुए फ्रेंड्स। आपको यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, 4 ही क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। 4 पॉइंट है तो 4 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, किस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, बिग बैंग सिद्धांत को। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले प्रतिपादक जॉर्ज लेमेतरे कहाँ के निवासी थे, बेल्जियम के निवासी थे। और जॉर्ज लेमेतरे की सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी, तो याद रखना रॉबर्ट वैगनर ने की थी 1967 ईस्वी में। क्लियर पॉइंट्स फ्रेंड्स, 4 पॉइंट्स हमारे यहाँ से क्लियर होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो हमारा ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि अनंत काल में एक बिंदु था, यानी एक विशालकाय अग्निपिंड था और जिसका निर्माण क्या था, भारी पदार्थों से हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या बता रहा है, इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था जॉर्ज लेमेतरे ने, वो समझना फ्रेंड्स कि इनके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि अनंत काल में, यानी कोई समय नहीं पता कब की बात है, अनंत काल की बात है, उस समय एक बिंदु था, यानी छोटा सा बिंदु था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसने बाद में विशालकाय अग्निपिंड का रूप ले लिया था और इस बिंदु का धीरे धीरे निर्माण हुआ और किससे, भारी पदार्थों से निर्माण हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद में इस बिंदु के पास में क्या थी फ्रेंड्स, सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, ग्रेविटी थी फ्रेंड्स। किसके पास, इस बिंदु के पास, यानी इस पिंड के पास बहुत सारी ग्रेविटी थी, असीम मात्रा में ग्रेविटी थी, असीम मात्रा में इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, जिससे क्या कर रहा था, वह अपने आसपास के जो पदार्थ थे उन सभी पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। इससे यह संघनित होने लगा, संघनित का मतलब ठोस होने लगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठोस होने लगा, दबाव बना के और भी मजबूत होने लगा, ठोस होने लगा। और जब ठोस होगा तो इससे क्या है, इसका घनत्व बढ़ने लगा। ठोस का मतलब समझ गए होंगे, मतलब संघनित का मतलब ये होता है कि मान चलो कोई चीज़ है, वो मान चलो पहले 1 किलो के डिब्बे में आ रही हो, ठीक है, और उसी चीज़ को हम मान चलो 1 किलो के डिब्बे के बजाय ठोक के आधे किलो के डिब्बे में सेट कर दे, तो उससे क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा और वो संघनित हो जाएगा। ठीक है, और घनत्व जानते हैं कि एक छोटे से एरिया में लोगों की संख्या, जैसे आपने जनसंख्या घनत्व निकालते हैं फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व निकालते हैं, जैसे मान चलो 1 किलोमीटर वर्ग, 1 किलोमीटर के एरिया में मान चलो 100 लोग रह रहे हैं तो उसका 100 घनत्व हो जाता है। मान चलो उसी 1 किलोमीटर के एरिया में जब 200 लोग रहने लगे तो 200 घनत्व हो जाता है। तो घनत्व बढ़ गया, जहाँ पे 200 लोग रह रहे हैं तो उसका घनत्व ज़्यादा हुआ, जहाँ 100 लोग हो रहे हैं इतनी जगह में वो 100 कम है। तो इसी प्रकार ये संघनित होने लगे, यानी जब ये अपनी तरफ पदार्थों खींचने लगा तो इससे ये सारे पदार्थ आगे चिपकने लगे, यानी इस पिंड से आगे, बिंदु से आगे मिलने लगे। और धीरे धीरे जब ये पदार्थ इसके पास आकर्षित होकर इससे लगे तो ये धीरे धीरे ठोस भी होने लगे, संघनित होने लगे। इससे क्या हुआ, इसका घनत्व बढ़ा, और घनत्व बढ़ा तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके फलस्वरूप इसमें क्या है, जब घनत्व बढ़ा तो इसके अंदर से क्या है, जो ऊर्जा थी, तापमान थी, वो मुक्त होने की कोशिश करने लगी, यानी मुक्त होने लगी, बाहर आने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चल के और भी समझाएंगे इसके बारे में अच्छे से।
ठीक है। तो इसके परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ फ्रेंड्स, आज से लगभग 15 अरब वर्ष, यानी लगभग 15 अरब वर्ष मानी गई है, लेकिन ज़्यादातर सैद्धांतिक तथ्यों में देखा जाए तो इसकी जो सही उम्र मानी है वो 13.7 अरब वर्ष मानी पहले। तो आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले इस विशालकाय अग्निकुंड में एक महाविस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के दौरान 3 चीज़ों का जन्म हुआ, समय, स्थान, पदार्थ या वस्तु फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात यहाँ तक समझ लें। अब मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स एक एक चीज़। देखो फ्रेंड्स, समझना कि अनंत काल में क्या था फ्रेंड्स, कि ये देखो फ्रेंड्स, ये अग्निपिंड है, क्या ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये अग्निपिंड था, यानी वो, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसने क्या किया कि अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के माध्यम से, मान चलो ये अग्निपिंड वो पिंड था, बिंदु था, तो इसने अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के माध्यम से फ्रेंड्स अपने चारों ओर जो भी चीज वस्तुएं आ रही थी उनको क्या कर लिया, इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब आकर्षित करने लगा तो इसका आकार में क्या हुई फ्रेंड, वृद्धि हुई और एक विशालकाय हुआ। और वृद्धि होने के बाद में इनके जो पदार्थ थे वो ठोस होने लगे, क्या करने लगे फ्रेंड्स, ठोस होने लगे, संघनित होने लगे। और संघनित होने की वजह से इसमें क्या हुआ, इसका घनत्व बढ़ा। क्या बढ़ा फ्रेंड्स, जब घनत्व बढ़ा, दबाव बढ़ा एक दूसरे की तरफ, और दबाव बढ़ेगा तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इसकी जो ऊर्जा थी इसमें, वो ऊर्जा में भी वृद्धि हुई। ऊर्जा में वृद्धि होने की वजह से इसमें से जो पदार्थ थे वो बाहर एकदम में दबाव की वजह से, मान चलो कोई डिब्बा है, उस डिब्बा में हम मान चलो आटा भर रहे हो, प्लास्टिक का एक डिब्बा है और वो 1 किलो का डिब्बा है, हमने 1 किलो उसमें आटा भर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब भरने के बाद में हम उसको ठोकते जा रहे हैं, ठोक के उसमें हमने क्या कर लिया, 1.5 किलो आटा भर दिया। तो लास्ट में एक समय ऐसा आएगा कि उसमें जब आशा ठूसते जाएंगे तो वो डिब्बा क्या फट जाएगा। तो उसी प्रकार ऐसे इसी पिंड में हुआ फ्रेंड्स, कि इस पिंड में क्या हुआ कि अपनी तरफ पदार्थों को खींचता रहा, और उन पदार्थों के क्या हुआ, वो पदार्थ बाद में संघनित होने लगे, और संघनित होने से उनका घनत्व बढ़ने लगा। और घनत्व बढ़ने से क्या हुआ कि उसकी जो तापमान थी, ऊर्जा में वृद्धि हुई, और वो मुक्त होने की कोशिश में इसमें क्या हो गया, एक विस्फोट हो गया। इस पिंड में क्या हो गया फ्रेंड्स, एक विस्फोट हो गया, यानी इस पिंड में एक विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद में फ्रेंड्स इस प्रकार, यानी देखो इस प्रकार इससे क्या जो पदार्थ थे उनका बिखराव हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स, बिखराव हुआ, एक तरफ बाहर की तरफ भागे फ्रेंड्स, ठीक है। विस्फोट के बाद देखो फ्रेंड्स ये जो निकल रहे हैं, ये पिंड निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं फ्रेंड्स, ये निकल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस विस्फोट के बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, ये विस्फोट हो गया। अब विस्फोट के बाद में इससे यानी विस्फोट के दौरान से 3 चीज़ों का जन्म हुआ फ्रेंड्स। कौन कौन सी, समय का जन्म हुआ, स्थान का जन्म हुआ, पदार्थ का जन्म हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समय, स्थान, पदार्थ पहले नहीं थे फ्रेंड्स, पहले समय नहीं था, ठीक है। समय का कैसे हुआ, मान चलो इस पिंड से विस्फोट होने के बाद में कोई पदार्थ, यानी कोई बिखराव से कोई पदार्थ यानी बाहर निकला, ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो इससे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको जो समय लगा फ्रेंड्स, जो टाइम लगा, उसको क्या नाम दे दिया गया, समय दे दिया गया फ्रेंड्स। और ये इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचा तो ये इस जगह पे आ गया, तो इस जगह को एक स्थान नाम दे दिया गया। और इससे जो चीज़ अलग हुई उसको क्या नाम दे दिया गया, पदार्थ नाम दे दिया गया। इस प्रकार इस विस्फोट के दौरान 3 चीज़ों का जन्म हुआ, एक तो टाइम का जन्म हुआ, एक स्थान का जन्म हुआ, एक पदार्थ का जन्म हुआ। यानी इस पिंड से कोई पदार्थ बाहर निकला तो वो पदार्थ हो गया, और उसको निकलने में, जो इससे अलग होने में, अपने स्थान तक पहुंचने में जो समय लगा उसको टाइम नाम दे दिया, और वो जिस स्थान पर जाके रुका उसको क्या नाम दे दिया, स्थान नाम दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब उसके बाद में क्या होता है कि इसमें विस्फोट तो हो गया, और विस्फोट होने के बाद में ये इस समय, स्थान, पदार्थों का भी जन्म हो गया। विस्फोट क्यों हुआ, मैंने आपको बता दिया कि इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, इस वजह से इसने सभी पदार्थों को अपनी तरफ खींचा, और अपनी तरफ खींचने की वजह से उसमें क्या हुआ, संघनन हुआ, और संघनन होने के बाद उसका घनत्व बढ़ा, और घनत्व बढ़ने से उसके तापमान में क्या हुई, वृद्धि हुई, और उससे ऊर्जा विमुक्त हुई। ऊर्जा विमुक्त होने से पिंड में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में उससे क्या हुआ, बहुत सारे पदार्थों का बिखराव हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये विस्फोट होने के बाद में क्या है फ्रेंड्स, ये बिखराव है इनका, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट प्रक्रिया क्या हुई फ्रेंड्स, कि नेक्स्ट प्रक्रिया ये हुई कि उसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी इसके विस्फोट के बाद में फिर ये जो इससे पदार्थ बाहर निकले फ्रेंड्स, और यही पदार्थ आगे चल के क्या बनी, आकाश गंगाएं बनी। क्या बनी, आकाश गंगा बनी, पिंड बने फ्रेंड्स, उपग्रह बने, ग्रह बने, ठीक है। इन्हीं से ही चल के आकाश गंगा निहारिकाओं का जन्म होगा। वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। यानी यहाँ विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद में फ्रेंड्स ये पदार्थ बाहर निकल गए यहाँ से, और फिर उसके बाद में इनमें समूहन, यानी इनके पास, जब इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी तो इन पिंडों से, इससे जो अलग हुए थे इस पदार्थ, इस पिंड से जो अलग पदार्थ हुए थे, इनके पास भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, तो उन्होंने भी क्या किया कि अपनी तरफ पदार्थों को खींचना प्रारंभ कर दिया, और लास्ट में चल के इनमें भी क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और इनमें भी विस्फोट होने के बाद में भी इनसे भी फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, अनेक पिंड निकले, ठीक है। और वो पिंड आगे चल के क्या कहलाए फ्रेंड्स, निहारिका और आकाशगंगाएं कहलाई। और फिर इनमें भी आगे चल के क्या हुए, फिर इसी प्रकार का क्रम इनमें भी चला फ्रेंड्स, कि इन्होंने भी आकर्षण शक्ति के माध्यम से पदार्थों को खींचा, इनमें भी विस्फोट हुआ। इनमें भी विस्फोट होने के बाद में भी जो पदार्थ इनसे बाहर निकले वो तारे बने। क्या बने फ्रेंड्स, तारे बने।
फिर उन तारों में भी विस्फोट हुआ, उन तारों में विस्फोट होने के बाद में आगे चल के जो प्रक्रिया हुई उनसे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार ब्रह्मांड की क्या हुई फ्रेंड्स, उत्पत्ति हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक प्रक्रिया समझ में आपको आ गई होगी। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि एक पिंड था शुरुआत में, इस पिंड में विस्फोट होने के बाद में कुछ और पिंड बाहर निकले फ्रेंड्स, छोटे छोटे पिंड, और इन्होंने भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित किया। तो इनमें भी क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में इनमें से भी और छोटे पिंड निकले, फिर आगे चल के इनमें भी यही प्रक्रिया प्रारंभ हुई, एक दूसरे को खींचा और फिर इनमें भी विस्फोट हुआ। इनमें भी विस्फोट होने के बाद में छोटे छोटे पिंड और बने। जब इनसे जो पदार्थ बाहर निकले उनको पिंड कहा गया, और इन पिंडों से जो पदार्थ निकले उनको आकाशगंगा कहा गया, और इन आकाशगंगाओं से भी विस्फोट के बाद में जो पदार्थ निकले उनको तारे कहा गया, और इन तारों से भी विस्फोट के बाद में जो पदार्थ निकले उनको ग्रह कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, उनको क्या कहा गया, ग्रह कहा गया। इस प्रकार बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार क्या हुआ फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे चल के ये भी थ्योरी दी गई है, ये भी बताया गया है कि एडविन हब्बल ने 1928 में ये प्रमाणित किया दूरबीन की सहायता से। इन्होंने एडविन हब्बल ने ये प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार, यानी जो विस्फोट हुआ था उसके बाद में जो पदार्थों का बिखराव एक दूसरे से दूर हुआ था, इस पिंड से दूर हुए थे जो पदार्थ, वो आज भी क्या है, दूरी बनाते हुए जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी वो आगे चल के बढ़ रहे हैं। यानी विस्फोट के बाद में पहले की प्रक्रिया रही कि ब्रह्मांड के बाद विस्फोट के बाद में इतनी दूर तक इसके जो पिंड थे दूर गए, फिर उसके बाद में इनमें बढ़ती दूरी इतनी दूर हो गई। अब देखो फ्रेंड्स, यानी जो पहले ये पिंड आपस में एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं, यहाँ पे देखो एक पिंड ये रहा, एक पिंड में दूरी इतनी हो गई, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि इन दोनों पिंडों के मध्य इतनी सी दूरी है, लेकिन यहाँ पे आगे चल के इतनी सारी दूरी हो गई। ठीक है, यानी ये दूरी बढ़ रही है आपस में पिंडों के मध्य में, यानी इन ब्रह्मांडीय जो पिंड है आपस में दूरी बढ़ते हुए जा रहे हैं, और ये प्रक्रिया आगे तक बढ़ती हुई जा रही है। आगे चल के जो ये पिंड है इतनी दूर हो गए, फिर आगे चल के इतनी पिंड हो गए। ऐसा जो मानना था, ये किसने, हब्बल ने प्रमाणित किया था फ्रेंड्स कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ऐसा बिग बैंग थ्योरी मानती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या थी बिग बैंग थ्योरी, कि एक पिंड था, पिंड में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में पिंडों का निर्माण हुआ, फिर उनमें भी विस्फोट हुआ, आकाशगंगा बनी, आकाशगंगाओं में विस्फोट हुआ, तारों का निर्माण हुआ, तारों में भी विस्फोट हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारी प्रक्रियाएं आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और आज के समय में वर्तमान सबसे प्रमुख अवधारणा क्या है फ्रेंड्स, हब्बल के अनुसार, कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो फ्रेंड्स, जब पहले शुरुआत में ये जो आकाशगंगाएं इतनी नज़दीक थी, फिर ये दो आकाशगंगाएं, एक ये आकाशगंगा, एक, तो फिर इनमें इतनी दूरी हो गई, और फिर आगे चल के इतनी दूरी हो गई, फिर आगे चल के इनमें और भी दूरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस प्रकार क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी जो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट्स। उसके बाद में देखिए अब और समझ लेते हैं कि इसमें अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, उसी चीज़ को मैंने समझा दिया। अब आगे पढ़ लेते हैं, जिससे काले व सामान्य पदार्थ यानी डार्क मैटर, ठीक है, आज तक इनको समझ नहीं पाया है कोई भी भूगोलवेत्ता, समझ नहीं पाएंगे डार्क मैटर क्या है। इनके लिए आपको ध्यान हो तो फ्रेंड्स, लॉर्ड हेड्रोन कोलिडर नाम की एक सुरंग बनाई गई थी आज से कुछ समय पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो निर्मित हुए और उनके समूह से ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसमें अचानक विस्फोट हुआ इस पिंड में, और विस्फोट होने के बाद में क्या हुआ कि इसमें जो पदार्थों का बिखराव हुआ, बिखराव होने से क्या हुआ, काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, और उनके भी समूहन होने यानी इकट्ठा होने से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का क्या हुआ, सृजन हुआ, अनेक ब्रह्मांडीय पिंड बने। ठीक है, अब इनके चारों ओर पदार्थों का जो जमाव हुआ, तो जिसके कारण इनके आकार में क्या हुई थी फ्रेंड्स, वृद्धि हुई, और वृद्धि होने से इनमें भी विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में क्या हुआ, आकाशगंगा और निहारिकाओं का क्या हुआ था फ्रेंड्स, निर्माण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या हुआ कि इनमें पुनः अनेकानेक विस्फोट हुए, और जिससे उत्पन्न पदार्थों के समूहन से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, और यही पिंड आगे चल के क्या कहलाए, तारे कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया में कालांतर ग्रह व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर क्या है, विस्तार जारी है। मैंने अभी चित्र के माध्यम से समझा दिया फ्रेंड्स, वो ओरिजिनल चित्र है ब्रह्मांड का, कि आज के समय में वो जो आकाशगंगाएं बनी थी फ्रेंड्स, कब, जब उस पिंड के विस्फोट के बाद जो आकाशगंगाएं बनी थी, आज के समय में उन आकाशगंगाओं में क्या हो रही है, दूरी बढ़ती हुई जा रही है। वो एक दूसरे से दूरी विस्तार करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बनाते हुए जा रहे हैं, उनका फैलाव हो रहा है। कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के जो ये पिंड निकले थे, ये आपस में जिनका फैलाव होता हुआ दूरी तक बनाते हुए जा रहे हैं, फैलते हुए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के मध्य क्या है, बढ़ती दूरी का संदर्भ किया जाता है। ठीक है, तो जो निरंतर विस्तार जारी है, जो इसका प्रमाण मांगा
क्योंकि भूगोल प्रमाण मांगता है, तो भूगोल में जब प्रमाण दिया तो वो प्रमाण कैसे दिया कि जो आकाश गंगाओं की दूरी बढ़ रही है उसको इन्होंने पुष्टि के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से बता दिया कि देखो आकाश गंगाओं में पहले इतनी दूरी थी, अब इनके मध्य में इतनी दूरी हो गई है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और ये सब किसने प्रमाणित किया था? हब्बल ने दूरबीन की सहायता से प्रमाणित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हब्बल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हब्बल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन दूरबीन की सहायता से किया था। और उन्होंने ही दूरबीन की सहायता से देख के बताया था कि पहले ये जो दो आकाश गंगाएं थी इतनी दूरी पर थी, लेकिन कुछ समय पश्चात इन्होंने फिर पुनः अध्ययन किया तो उन्होंने दूरी पाई। इस प्रकार उन्होंने प्रमाणित करके पुष्ट कर दिया कि आकाश गंगाओं में क्या हो रही है, दूरी हो रही है, यानी ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स एक पॉइंट और समझ लीजिए, अनंत काल में उपस्थित वह बिंदु जिसके पास असीम गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी उसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यानी हम उसी पिंड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में देखा था हमने कि ये बिंदु है फ्रेंड्स, ये जो बिंदु है इस बिंदु को क्या कहा जाता है? सिंगुलैरिटी कहा गया। क्या कहा गया कि अनंत काल में वह पिंड जिसके पास असीम मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी उसको क्या कहा गया फ्रेंड्स? सिंगुलैरिटी कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड्स? सिंगुलैरिटी कहा गया। ठीक है, ये समझ लेना फ्रेंड्स अच्छे से। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको कि इस आकाशीय पिंड में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद देखो फ्रेंड्स ये पिंड बाहर निकले। ठीक है, ये भारी पिंड थे तो ये इन्होंने अपने आसपास जितने भी चीज पदार्थ थे उनको भी समूहन कर लिया और उनका निर्माण करके ये आकाश गंगाएं बनी। क्या बनी फ्रेंड्स? ये आकाश गंगाएं, ये असंख्य गंगाएं, ये एक नहीं असंख्य आकाश गंगाएं। फिर इन आकाश गंगाओं में भी विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में तारे बने फ्रेंड्स, और तारों में भी विस्फोट होने के बाद में क्या बने फ्रेंड्स? ग्रह उपग्रह बने। ये हमारे ब्रह्मांड की जो बिग बैंग थ्योरी है उसका प्रमुख चित्र है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट्स। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स कि इनमें पुनः अनेकानेक विस्फोट हुए और उत्पन्न पदार्थों के समूह होने से पिंडों का निर्माण हुआ। तो मैंने बता दिया है फ्रेंड्स आपको। ठीक है, ग्रह उपग्रहों का निर्माण हुआ और निरंतर विस्तार जारी है। सिंगुलैरिटी की बात कर रहे थे, तो वह पिंड जो अनंत काल में असीम गुरुत्वाकर्षण शक्ति लिए था उसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगुलैरिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखना कि वह पिंड जो अनंत काल में असीम गुरुत्वाकर्षण शक्ति लिए था उसको सिंगुलैरिटी कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद में आता है दूसरा सिद्धांत हमारा, यानी बिग बैंग की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में जो दूसरा सिद्धांत है फ्रेंड्स वो आता है स्थायी अवस्था का सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्थायी अवस्था का सिद्धांत जिसको हम स्टडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? कि 20वीं सदी में ब्रह्मांड विज्ञानी फ्रेड होयल ने अंग्रेज गणितज्ञ हरमन वांडी और अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड के साथ संयुक्त रूप से ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया फ्रेंड्स। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? फ्रेड होयल, हरमन वांडी और थॉमस गोल्ड, इन तीनों ने संयुक्त रूप से दिया था। लेकिन सर्वाधिक जो भूमिका रही थी फ्रेंड्स वो हरमन वांडी की और थॉमस गोल्ड की रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखनी है। अब देखो फ्रेंड्स, जो स्थायी अवस्था सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो ब्रह्मांड आज है ऐसा ये पहले था और अंत में भी पीछे भी ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। ये अपरिवर्तनीय बताता है ब्रह्मांड को। ये जैसे विस्फोट बता रहे थे, बिग बैंग थ्योरी में विस्फोट बताया था कि विस्फोट हुआ, फिर उसमें ही विस्फोट हुआ, फिर तारे बने, फिर आकाशगंगा बनी, गैलेक्सीज बनी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि जो आज के समय में जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है ये पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा और पीछे भी अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, स्थायी रहेगा। ठीक है, इस सिद्धांत में ये बताया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था फ्रेंड्स कि इस सिद्धांत के अनुसार ना तो ब्रह्मांड का कोई आदि है, यानी आदि का मतलब प्रारंभ। ठीक है, आदि का मतलब क्या है? ना तो ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है, और ये समय अनुसार क्या है? अपरिवर्तित रहता है। यानी इस समय के अनुसार क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, जैसे पहले था, जैसा बाद में रहेगा और जैसा अब है। ऐसा किस सिद्धांत में कहा गया था फ्रेंड्स? स्थायी अवस्था सिद्धांत में कहा गया था। और ये सिद्धांत किसने दिया था? फ्रेड होयल, हरमन वांडी और थॉमस गोल्ड ने। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और याद रखनी है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। जो फ्रेड होयल हैं फ्रेंड्स, जब बिग बैंग थ्योरी दी गई थी फ्रेंड्स, तब इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, इसको कॉस्मोस एक्सप्लोरेशन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? महाविस्फोट का सिद्धांत, यानी कॉस्मोस एक्सप्लोरेशन नाम दिया गया था। लेकिन बाद में इन्होंने हंसी में उस सिद्धांत को जब प्रस्तुत विस्तृत व्याख्या की जा रही थी तब इन्होंने हंसी में मजाक में कह दिया, हाँ तुम्हारा बिग बैंग सिद्धांत, मतलब तुम्हारा बिग बैंग यानी विस्फोट, महाविस्फोट। तो इनकी जब इससे हंसी के रूप में, मजाक के रूप में इन्होंने बिग बैंग नाम दिया था, कहा था, तो इसी वजह से इनकी मजाक के, इनकी मुंह से निकले इस बिग बैंग शब्द को इस सिद्धांत का नाम दे दिया गया बिग बैंग थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है अगला पॉइंट हमारा कि जहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति
के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग के अनुसार क्या है, पदार्थों का सृजन क्या हुआ, अकस्मात हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा तो बिग बैंग सिद्धांत बताता है कि पदार्थों का निर्माण क्या हुआ था, अकस्मात हुआ था। अकस्मात कैसे हुआ, एकदम उस पिंड में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में क्या हुआ, तुरंत तुरंत पिंड बने, गैलेक्सी बनी, आकाशगंगाएं बनी, तारे बने, और विस्फोट के 1 सेकंड बाद ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मूलकण, जैसे हमारे मूलकण हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, आपने ग्रोप्टॉन, ठीक है, ये क्या हमारे मूलकण हैं फ्रेंड्स। अब तक लगभग साइंस में 30 मूलकणों की खोज की जा चुकी है, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तुरंत विस्फोट के 1 सेकंड बाद ही क्या हुआ था फ्रेंड्स, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी मूलकणों का निर्माण हो गया था। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि पदार्थों का निर्माण अकस्मात हुआ था, जबकि स्थायी अवस्था सिद्धांत में पदार्थों का सृजन हमेशा चालू रहता है। ये कहता है कि इस जो ब्रह्मांड है वो अपरिवर्तित है, स्थायी है। इसको जब जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो अपनी उस चीज़ का निर्माण कर लेता है, यानी सृजन हमेशा चालू रहता है। जब जरूरत पड़ती है उस चीज़ का निर्माण कर लेता है ब्रह्मांड, ऐसा ये स्थायी अवस्था सिद्धांत कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जो नेक्स्ट अगला हमारा जो सिद्धांत है वो है फ्रेंड्स दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये सिद्धांत भी अच्छा सिद्धांत है, दोलायमान सिद्धांत, पल्सेंटिक थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी से प्रेरित है फ्रेंड्स। ये किसने दिया था, डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था इस सिद्धांत की प्रतिपादक के। कि इनका मानना क्या था कि आज से 120 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम 15 अरब वर्ष पहले, बिग बैंग थ्योरी तो ये कह रही है 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ था, लेकिन ये क्या कह रहा है कि आज से 120 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था। ठीक है, तभी से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, और 290 करोड़ वर्ष के बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका क्या हो जाएगा, विस्तार रुक जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हो खींचता है, यानी अभी तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति में एरिया में, ग्रेविटी एरिया में तो ये फैल रहा है, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो खिंचाव है वो टाइट हो जाएगा तो ये वहीं की वहीं इसका विस्तार रुक जाएगा। जहाँ तक इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ग्रेविटी समाप्त हो जाएगी उसी समय ये वहीं की वहीं इसका विस्तार रुक जाएगा, और बाद में धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये पिंड है वापस अपनी तरफ, इन सभी जो पिंड बिखरे थे इस पिंड से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इस सिद्धांत को मैं समझा देता हूँ फ्रेंड्स। ये सिद्धांत कह रहा है कि इस सिद्धांत में विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में जिससे जो पदार्थ निकल रहे हैं फ्रेंड्स, पदार्थ निकल रहे हैं, ये पदार्थ जो निकले थे ये पिंड धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने दूरी बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और एक निश्चित एरिया यानी यहाँ तक इसकी ग्रेविटी एरिया है इसका, जो किसका, इस पिंड का, ये यहाँ तक ही फैलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फैलेंगे यहाँ तक ही, आगे ये क्या करेंगे, फैलाव करेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बैक आएंगे, रिवर्स आएंगे, और रिवर्स आते आते बैक आते आते इसी पिंड में क्या है, ये समूहन हो जाएगा इनका। ये पिंड आया यहाँ से, फिर वापस इस जगह आ जाएगा, फिर इस जगह आ जाएगा, इस जगह आके फिर इसी पिंड में मिल जाएगा। इसी प्रकार ये पिंड यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा वापस, फिर यहाँ पे फिर इसी में मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर पुनः विस्फोट होगा इसमें, फिर पुनः विस्फोट के बाद फिर ये पिंड आगे की तरफ, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे इस प्रकार। फिर आगे बढ़ने के बाद में यहाँ तक बढ़ने के बाद फिर वापस आएंगे, फिर इसमें समूहन हो जाएगा, फिर विस्फोट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा ये दोलायमान सिद्धांत बताता है, यानी ये क्रम चलता ही रहेगा। यानी विस्फोट होगा, पदार्थों का बिखराव होगा, फिर बाद में आप संकुचन होगा, संकुचन के बाद में फिर विस्फोट होगा, फिर इनका विखंडन होकर फिर एक दूसरे से बिखराव होगा, बिखराव होने के बाद फिर ये इकट्ठा होंगे। ये क्रम चलता रहेगा, ऐसा दोलायमान सिद्धांत बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे यहाँ तक। तो दोलायमान सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन संडेज का मानना था कि आज से 120 करोड़ वर्ष पहले तीव्र विस्फोट हुआ। ठीक है, तभी से क्या है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, और 290 करोड़ वर्ष के बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका जो फैलाव है वो रुक जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा कि ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा, यानी वापस ये रिवर्स में आने लगेंगे, और अत्यंत संपीड़ित और अनंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। यानी वही दोबारा से पुनः वही संपीड़ित संकुचित होकर ये वही पिंड, जो पिंड था पहले विस्फोट हुआ था, उसी पिंड के रूप में धारण कर लेगा। उसके बाद में फिर पुनः विस्फोट होगा, और तथा ये क्रम चलता रहेगा। इस सिद्धांत को दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा ये सिद्धांत। कुल मिला के बात कह सकते हैं मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी फ्रेंड्स, साम्यावस्था सिद्धांत, दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत, तीनों सिद्धांतों को अच्छे से क्लियर करा दिया है। फिर भी फ्रेंड्स, आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में हमें बता देना, हम आपको उसको पुनः आपको बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो हमारे अदर फैक्ट्स, यानी इसके बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित और अन्य फैक्ट क्या है फ्रेंड्स, उनके बारे में देख लेते हैं। तो अदर फैक्ट्स में सबसे जो पहला फैक्ट है फ्रेंड्स, वो ये है कि विश्व के महान अमेरिकी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, कौन थे, स्टीफन हॉकिंग, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी पिछले वर्ष ही इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स।
तो स्टीफन हॉकिंस की एक पुस्तक है फ्रेंड्स जिसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है फ्रेंड्स कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना स्टीफन हॉकिंस हैं और इसका हिंदी में नाम है समय का संक्षिप्त इतिहास। याद रखना है, हिंदी में भी पूछ सकता है कि समय का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। स्टीफन हॉकिंस हैं, अमेरिका के हैं। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी फ्रेंड्स याद रखना है कहाँ की है, स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है। ठीक है, तो इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया तो आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। ठीक है, तो इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया, इन्होंने क्या वर्णन किया कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। इसके पश्चात बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करते हुए ये लिखते हैं कि महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का स्वरूप क्या हुआ, विस्तृत हुआ। यानी महाविस्फोट के बाद में जो ये सिद्धांत जो ब्रह्मांड था उसका क्या हुआ, विस्तार हुआ, और आज वही मटर के दाने के आकार का जो ब्रह्मांड है असीम और अनंत है। ऐसा किसने लिखा था, स्टीफन हॉकिंस ने लिखा था फ्रेंड्स। तो याद रखना स्टीफन हॉकिंस एक बहुत अच्छे भौतिक विज्ञानी थे फ्रेंड्स। याद रखना ये व्हील चेयर पे चलते थे, इनका गर्दन से नीचे का जो बायां हिस्सा था वो बिल्कुल काम नहीं करता था, फिर भी इन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए। इन्होंने ब्लैक होल कॉन्सेप्ट को प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स। एक और जो अच्छी बात बताएं फ्रेंड्स इनके बारे में, जो अच्छा जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो अच्छा पॉइंट्स ये है कि इनके बारे में कि आपने जो गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था फ्रेंड्स, उन गैलीलियो का जन्म और स्टीफन हॉकिंस का जन्म दोनों का सेम बर्थ है फ्रेंड। डेट ऑफ बर्थ दोनों की क्या है फ्रेंड्स, सेम है, 8 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का जन्म 8 जनवरी को हुआ था फ्रेंड्स, याद रखना है। पर ऐसे एक सन में नहीं हुआ था, डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम है, गैलीलियो की और किसकी, स्टीफन हॉकिंस की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। वैसे स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद में अगला पॉइंट्स आता है वर्तमान का जो सबसे आधुनिक पॉइंट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है 2010 की बात है, 2010 में बहुत चर्चा में थी ये मशीन, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मशीन है ये फ्रेंड्स, और ये मशीन का फोटो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। इस मशीन के बारे में, इस मशीन को बनाया गया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यों को जानने के लिए। ठीक है, तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न, ठीक है, क्या है ये, सर्न है फ्रेंड्स, CERN, सर्न है। सर्न ने 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित रहस्यों को जानने के लिए इसका प्रयोग किया गया, और इस महाप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है, LHC के नाम से, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये महाप्रयोग कहाँ किया गया था फ्रेंड्स, जिनेवा में किया गया था। कब किया गया था, 30 मार्च 2010 को शुरू हुआ था, और याद रखना कहाँ हुआ था, पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे खोदा सुरंग बनाई गई थी फ्रेंड्स, और वो सुरंग कितनी लंबी थी फ्रेंड्स, 27 किलोमीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी, 27 किलोमीटर, यानी एक सर्किल के रूप में एक सुरंग बनाई गई फ्रेंड्स। ठीक है, किसके रूप में, सर्किल के रूप में बनाई गई थी, और 27 किलोमीटर कितनी लंबी थी फ्रेंड्स, ये 27 किलोमीटर लंबी थी, और 100 फीट ज़मीन से नीचे थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका तापमान था वो -271 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था, -200, बिल्कुल ठंडे स्थान पर बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है, -271 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ये सुरंग बनाई गई थी नीचे ज़मीन के अंदर 100 फीट नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, और किसके लिए बनाई गई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित रहस्यों को जानने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चल के इसमें पॉइंट्स देखते हैं क्या है कि इस जो महाप्रयोग हुआ था, ये इस महाप्रयोग में 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे, और इस महाप्रयोग में किया गया था इस मशीन के माध्यम से, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के माध्यम से। तो इसके माध्यम से क्या किया गया फ्रेंड्स कि इसमें जो प्रोटॉन बीमा थी, उन बीमाओं को प्रकाश की गति से क्या किया गया, आपस में टकराया गया तथा हिग्स बोसोन का निर्माण करने का प्रयास किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हिग्स बोसोन, जिनको गॉड पार्टिकल नाम दिया था एक नोबेल विजेता वैज्ञानिक ने, तो ये हिग्स बोसोन है, इनका निर्माण का कोशिश की गई। यानी कुल मिला के इसका जो प्रयोग करने का मुख्य कारण था वो क्या था, हिग्स बोसोन के निर्माण का। ये हिग्स बोसोन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक मूल कण है फ्रेंड्स, और इस मूल कण में क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित रहस्य जो छुपे हुए हैं। इस वजह से इस मूल कण की खोज वैज्ञानिक करना चाहते हैं, हिग्स बोसोन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना कि इसमें 1000 से इस महाप्रयोग में क्या किया गया, प्रोटॉन विमों को प्रकाश की गति से टकराकर क्या हिग्स बोसोन
का निर्माण करने का प्रयास किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित उन अनसुलझी अवधारणाओं को परखने का प्रयत्न किया गया जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक डायमेंशन, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसी हिग्स बोसोन को डार्क एनर्जी, एक डायमेंशन या गॉड पार्टिकल नाम से जाना जाता है। यानी ये वो चीज़ें फ्रेंड्स जिनके माध्यम से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख रहस्य हैं उन सभी रहस्यों को बिल्कुल क्लियरली जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल नाम नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन लेडरमैन ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा भी गया है कई बार कि किसने हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल नाम दिया था, तो याद रखना है लियोन लेडरमैन ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसी अवधारणाएं है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि इसे सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद में फ्रेंड्स जो ब्रह्मांड का सबसे जो मूल कण है, सबसे जो आधारभूत इकाई है, वो हिग्स बोसोन को ही माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी वजह से इस हिग्स बोसोन को क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छुपे हुए होने का कारण माना जाता है इसी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने क्या किया, 1964 में कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड को समझने हेतु इस परमाणुविक अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अब मान चलो लोगों के दिमाग में, आपके मन में आ रहा होगा, लोगों के मन में कैसे आया कि हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी रहस्य छुपे हुए, ऐसा वैज्ञानिकों को क्यों लगा? क्यों इसलिए लगा कि जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे हिग्स थे, उन्होंने 1964 में ब्रह्मांड को समझने हेतु एक परमाणुविक अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो उनकी अवधारणा थी वो किस पे आधारित थी? सत्येंद्रनाथ बोस की बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। और इसी वजह से इस जो इनकी द्वारा परमाणु अवधारणा में जो जिस ब्रह्मांड कण को बताया गया, जिस ब्रह्मांड डार्क मैंसन को बताया, गॉड पार्टिकल को बताया गया, उसको हिग्स बोसोन नाम दे दिया। क्यों? हिग्स ने ये अवधारणा दी थी और बोसोन थ्योरी पर दी थी, इस वजह से इस कण का नाम क्या रखा गया? हिग्स बोसोन रखा गया। और इसी हिग्स बोसोन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित रहस्यों को छुपे होने का रहस्य बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद में क्या हुआ कि इस महाप्रयोग द्वारा सर्न ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है कि ये हिग्स बोसोन से मिलता जुलता वैसे दूसरा है। ठीक है फ्रेंड्स, एटॉमिक है। ठीक है, पार्टिकल माने कण की खोज करने में सफलता प्राप्त हुई और इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और 14 फरवरी 2013 को लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को बंद कर दिया गया, परंतु 1 जून 2015 से इसे पुनः आरंभ कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 14 फरवरी 2013 से ये बंद तो कर दी थी लार्ज हेड्रॉन मशीन पे काम करना, लेकिन 2015 से फिर पुनः इसमें मशीन में काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है फ्रेंड्स वो है सर्न। ठीक है, सर्न क्या है फ्रेंड्स? सर्न के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सर्न को बोलते हैं फ्रेंड्स यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में ये क्या है कि यह कण भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। ठीक है, यानी कण यानी मूल कण, यानी पृथ्वी पे जो परमाणु मूल कण है उन कणों की क्या है खोज करने की, उन कणों के बारे में जानकारी करने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी के अंदर यानी ब्रह्मांड के अंदर जितने भी मूल कण, जो नए नए कण मिलते हैं उन सभी पे प्रयोग किए जाते हैं इस प्रयोगशाला में, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा है जिनेवा, उस जिनेवा पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सीमा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर एक शहर स्थित है जिनेवा, उसमें स्थित है इसका, ठीक है, मुख्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 सितंबर 1954 को सर्न की स्थापना हुई। ठीक है, और सर्न का प्रमुख उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? के उच्च ऊर्जा भौतिकी से संबंधित अनुसंधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कण त्वरकों का विकास करना, यानी उच्च ऊर्जा भौतिकी से संबंधित, यानी भौतिकी संबंधित जितने भी प्रयोग हो रहे हैं उन प्रयोगों के लिए जैसे जैसे कणों की आवश्यकता पड़ रही है उन कणों को क्या करना? विकास करना, इस संगठन का क्या प्रमुख उद्देश्य है। और सर्न विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग है। ठीक है, सबसे बड़ा परमाणु आयोग भी क्या विश्व का सबसे बड़ा सर्न है फ्रेंड्स, और वर्ष 2017 से भारत इसका क्या है? एसोसिएट यानी सहायक सदस्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो के फ्रेंड्स सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर करा दिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सारे पॉइंट्स यहाँ पे अब तक क्लियर हुए, आधुनिक पॉइंट्स, प्राचीन पॉइंट्स और वर्तमान में जो चल रहे हैं प्रेजेंट में वो भी सारे पॉइंट्स, यानी कुल मिला के बात हमने 3 सिद्धांत कराए फ्रेंड्स। इसमें स्टीफन हॉकिंस की अवधारणा के बारे में भी बताया कि स्टीफन हॉकिंस ने बिग बैंग की थ्योरी के बारे में क्या कहा, उनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में हमने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन के बारे में भी बता दिया, उसके बाद में सर्न के बारे में बता दिया जो परमाणुओं पर यानी कणों पर काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इस प्रकार हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है फ्रेंड्स।
उसके बाद में अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में पढ़ने में कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है या कहीं दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, आप कमेंट में लिख देना फ्रेंड्स, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट में ही आपको अच्छे से उसका विश्लेषण कर दूंगा फ्रेंड्स। उसके बाद में कल की जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें फ्रेंड्स हम आगे की प्रक्रिया बताएंगे कि यानी आज तो विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद में जो पिंड बने उनको आकाशगंगा या निहारिका कहा गया, तो कल हम आकाशगंगा व निहारिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर आकाशगंगा व निहारिकाओं से किसका जन्म हुआ था फ्रेंड्स, तारों का जन्म हुआ था, फिर तारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर तारों से किसके जन्म हुआ था फ्रेंड्स, ग्रहों का जन्म हुआ था, यानी सौरमंडल का जन्म हुआ था, उन सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक तरफ से सारे पॉइंट्सों को लेते हुए हम ज्योग्राफी के ब्रह्मांड के क्लियर कराते हुए आपको कंप्लीटली चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में देखो फ्रेंड्स आगे की बात यही है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है फ्रेंड्स, शेयर भी करना है। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।